देखिए इस चैप्टर का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हार्डी-विंगर प्रिंसिपल। हार्डी-विंगर प्रिंसिपल हमसे कहता क्या है? अच्छा, आप थोड़ी पहले हम पढ़ दो नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टिव वेरिएशन, पैरेलल वेरिएशन या पैरेलल इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इनसे क्या पता चल रहा है? इनसे पता चल रहा है इवोल्यूशन हो रहा है। अगर इवोल्यूशन हो रहा होगा तो हमको अलग अलग स्पीसीज बनते हुए मिलेंगे, हमको स्पीसीज की डायवर्सिटी दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन अगर इवोल्यूशन न हो रहा होता तो क्या होता? यही बताता हार्डी-विंगर प्रिंसिपल। हम कैसे मान लें कि इवोल्यूशन हो रहा है? तो हार्डी-विंगर प्रिंसिपल कहता है कि पहले आप ये मान लो कि इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, और जब नहीं हो रहा हो तो कंडीशन क्या होंगी? जब आप उस कंडीशन को आप जान जाएंगे नॉर्मल को, तो उसमें जो चेंज आएगा वो तो अपने आप निकल जाएगा। जैसे हम आपको पढ़ाते थे फिजियोलॉजी, तो आपकी बॉडी की नॉर्मल कंडीशन को बताते हैं, और जब उस नॉर्मल कंडीशन में कोई अल्टरेशन आएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि वो पैथोलॉजी की तरफ जा रहा है। एग्जैक्टली यहां पर भी है। तो हार्डी-विंगर प्रिंसिपल कहता है कि अगर इवोल्यूशन न हो रहा होता तो क्या कंडीशन डेवलप करती? चलिए पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की जो लाइन उसी को देखते हैं ना, उसको हमने थोड़ा क्लियरिफाई कर दिया। हार्डी-विंगर प्रिंसिपल को प्रपोज किया था जीएच हार्डी एंड डब्ल्यू विंगर ने, और इनके नाम पे इसको हार्डी-विंगर प्रिंसिपल बोलते हैं। स्टेटमेंट लिखा है इसमें, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अ पॉपुलेशन इज सेड टू बी इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम। मतलब कोई भी पॉपुलेशन अपने जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, उसके एलील में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके जीन में कोई चेंज नहीं आएगा, उस पॉपुलेशन में नई स्पीसीज नहीं बनेगी। बोलता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी इफ इट इज नॉट, साफ से देखो लिखा है, इफ इट इज नॉट अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस। थोड़ा और क्लियर करते हैं, उल्टा चलते हैं। कहता है if the population not undergoing any kind of evolutionary changes, उसके जेनेटिक इक्विलिब्रियम में, उसके जीन पूल में, उसके एलील की फ्रीक्वेंसी में, उसके जीन के टोटल नंबर में, उसके जीन या एलील की वैरायटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यही जेनेटिक इक्विलिब्रियम है। तो हार्डी-विंगर प्रिंसिपल कहता है कि इवोल्यूशन को अगर समझना है तो पहले ये जानिए कि अगर इवोल्यूशन न हो रहा होता तो क्या होता। तब उस समय कोई भी पॉपुलेशन अपने जेनेटिक इक्विलिब्रियम में होती। इसका क्या मतलब है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या मतलब? वहां पे ये 3 स्टेटमेंट आप समझ सकते हैं। पहला लिखा, मेन कंसेप्ट क्या है लिखा, कहता एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज स्टेबल एंड इट इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मान लीजिए किसी जीन के, मान लीजिए कोई एक जीन है और इस जीन के 2 एलील हैं, ए और बी, तो तीसरे एलील बनने की संभावना नहीं है, पक्का न है, इसमें कोई चेंज आने वाला, और इस एलील के आने की फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज आने वाला नहीं है। मतलब ये कैसा रहेगा? ये पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी कैसे रहेगी? स्टेबल रहेगी, और ये कांस्टेंट भी रहेगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तीसरी बात, दूसरी बात कहता है जीन पूल। जीन पूल क्या है? किसी पॉपुलेशन में 100 मेंबर है, तो हर मेंबर के पास कुछ स्पेशल जीन होंगे, तो जितने भी मेंबर है इन सबके टोटल जीन को अगर हम काउंट कर लें तो इसको हम लोग बोलते हैं जीन पूल। पर पर्सन के पास जो अपना इंडिविजुअल टोटल जीन है, उन सबको हम सारी पॉपुलेशन के मेंबर का एक साथ जोड़ लें तो उसे जीन पूल बोलते हैं। जीन पूल में चेंजेस कब आता है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो कुछ नई चीजें बन सकती हैं, या जब म्यूटेशन हो जाता है तब जीन पूल में चेंज हो जाता है। कहते हैं जीन पूल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर इवोल्यूशन नहीं हो रहा होगा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, तो ऐसे कंडीशन में जीन पूल कैसा रहेगा बेटा? बोलो, कांस्टेंट रहेगा। तो पहला एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, स्टेबल रहेगी, जीन पूल कांस्टेंट रहेगा, और कहता है सम टोटल ऑफ ऑल एलील फ्रीक्वेंसी, जितने भी एलील की फ्रीक्वेंसी है उनका जो सम टोटल होगा कैसा होगा? ऑलवेज 1 होगा। समझ में आ गया? तो क्लियरली समझ लीजिए, हार्डी-विंगर प्रिंसिपल कहता है अगर इवोल्यूशन नहीं रहेगा तो कोई भी पॉपुलेशन अपने जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी। क्लियरली? चलिए इसको ना उन्होंने अलजेब्रिक इक्वेशन से समझाने का प्रयास किया, और अगर हम अलजेब्रिक इक्वेशन से समझने का इसको प्रयास करें तो कैसे समझ सकते? कहता है मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में ना कोई एक जीन है, मान लीजिए इन अ डिप्लॉयड पॉपुलेशन, डिप्लॉयड इंडिविजुअल की पॉपुलेशन में हमारे पास कोई जीन है, कोई एक जीन है, और इस जीन के 2 एलील्स हैं, 2 एलील है, और उस एलील को हम लोग बोल रहे हैं ए और स्मॉल ए, किसी एक जीन के।
किसी एक जीन, ऐसे तमाम जीनों में, बहुत सारे जीनों में किसी एक जीन के हमारे पास 2 एलील है, ठीक है। अच्छा, इस जीन के होने की फ्रीक्वेंसी, इसका हो जाएगा अकरेंस या अकरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील। इस एलील के होने की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए P है,